तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है दिल्ली सुल्तानेट, दैट मीन्स द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो उसने कितने साल से कितने साल तक राज किया? देखो 1206 से लेके 1526, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 320 ईयर्स। इट्स ए लॉन्ग स्पैन दे रूल्ड इन इंडिया। नाउ इसका जो टोटल 320 ईयर्स है, इसमें टोटल 5 डायनेस्टीज राज किया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। तो दिस इज द फर्स्ट डायनेस्टी इज स्लेब और इलबरी डायनेस्टी व्हिच इज फ्रॉम 1206 से लेके 1290 तक। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी, नेक्स्ट तुगलक, then Sayyid, then Lodi dynasty. So there are 5 dynasties they ruled, and the whole 5 dynasties together are called Delhi Sultanate. Right? Now आज सिर्फ स्लेब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में 5 डायनेस्टी पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, राइट? इसीलिए टुडे's टॉपिक इज ओनली स्लेब डायनेस्टी। तो स्लेब डायनेस्टी शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि इसका शुरुआत कहां से हुआ था। अच्छा, एक चीज पहले देख लो, ये वाला जो लोधी डायनेस्टी था ये है 1526। इट इज द फेमस ईयर। कैन यू रिमेंबर दिस ईयर? दिस इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड इन दिस ईयर 1526 बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। बाबर defeated Ibrahim Lodi and Babur established the मुगल एम्पायर। मतलब इसके बाद ही मुगल एम्पायर का शुरुआत हो जाता है, ठीक है? लेकिन सो दिस इज द लास्ट पीरियड, दैट्स व्हाई लोधी डायनेस्टी। सो SKTSL, यू हैव टू रिमेंबर SKTSL, स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है? आज सिर्फ स्लेब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो, इसका शुरुआत में हम आएंगे तो एक सबसे अच्छा रूलर था उस टाइम का, जो जिसका नाम था मोहम्मद घोरी, ठीक है? अब देखो, मोहम्मद घोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे इस डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। मोहम्मद घोरी इज फ्रॉम घोरीद डायनेस्टी इन अफगानिस्तान। ही केम इन इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम ही वाज द रूलर, फेमस रूलर ऑफ गजनी। गजनी वाज इन अफगानिस्तान, राइट? सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, ही इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। उससे पहले हिंदू रूल्स था, तो इस्लामिक एम्पायर का पहला शुरुआत किसने किया? मोहम्मद घोरी ने। क्योंकि देखो, इससे पहले भी अफगानिस्तान से महमूद ऑफ गजनी इंडिया में बहुत बार आ चुका था, लेकिन उसका इंटेंशन था सिर्फ लूटना, वेल्थ को लूट करना। उसका इंटेंशन था एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था महमूद ऑफ गजनी का। लेकिन मोहम्मद घोरी का इंटेंशन नॉट ओनली लूटिंग द वेल्थ बट ऑल्सो expansion of empire in India. That is the first intention he had. So in that intention he came to India, and he, you know, most of the time he won the battles, most of the time. So जब वो इंडिया में आया तो वो मुल्तान को कॉन्क्वेस्ट किया, सिंध को, अपर सिंध को किया, गुजरात को किया, ले लिया, पंजाब को ले लिया, लाहौर को ले लिया, ठीक है? पेशोवर, सिंध, सब, मतलब इतना सारे चीज वो नॉट ओनली लूटिंग द दैट पर्टिकुलर वेल्थ ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ही यूज्ड टू एक्सपैंड इट, एक्सपेंशन में बिलीव करता था। लेकिन अब आया मजा, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है? किसको लेके हुआ था? भटिंडा, भटिंडा को लेके हुआ था। कहां पे हुआ था? तराइन कहां पे है? प्रेजेंट हरियाणा में है, जो कि कर्नल डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1191 किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान ऑफिशियली द लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद इस्लाम रूल का शुरुआत हो जाता है, ठीक है? सो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में एक लड़ाई हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, व्हिच इज इन 1191, राइट? इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी, ठीक है? तो पहला वाला बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत के मोहम्मद घोरी को छोड़ देता है ऐसे, और उसको जो मतलब जब छोड़ देता है, ये इससे गलती कर देता है, क्योंकि अगले साल इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इट हैपेंस ऑन 1192, ठीक है? ऑन द नेक्स्ट ईयर ओनली। दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, ठीक है? तो जब मोहम्मद घोरी ने इसको हरा दिया, तो वहीं से आप मान लीजिए कि यहां से एक इस्लामिक रूल का शुरुआत हो जाता है। और एक बैटल था जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बैटल ऑफ चंदवार। इसमें भी जयचंद को हराया था, किसने? मोहम्मद घोरी ने, ठीक है? तो मोहम्मद घोरी जयचंद्र को हराया था। जयचंद्र कहां का रूलर थे? कन्नौज का,
ठीक है, कौन सा डायनेस्टी, गौहदबलस डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो ये दो जो बैटल हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जिसमें घोड़ी जीता था और बैटल ऑफ चंदौर जिसमें भी घोड़ी जीता था, ये दिस टू बैटल्स आर द टर्निंग पॉइंट जहां से इस्लाम रूल का शुरुआत हो जाता था। अब देखो मोहम्मद घोरी जहां भी जीतता था वहां पे एक गवर्नर को अपॉइंट कर देता था कि तुम यहां पर संभालो, हम बाद में आएंगे, इस टाइप का गवर्नर अपॉइंट कर देता था। तो इसीलिए इसने एक गवर्नर अपॉइंट करके गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक स्लेव था। अब देखो स्लेव डायनेस्टी का और कुछ नाम है, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड इलबरी डायनेस्टी बिकॉज द टू फेमस रूलर they came from a tribe called Ilbari tribe, that's why it is also called Ilbari dynasty. Another name is the Memluk dynasty. What does it mean by Memluk? Memluk का मतलब होता है slave soldier. अब देखो slave was where there are two types of slaves basically. One is lower rank slaves, those who are basically laborers, artisans, okay, they are called lower rank slaves, and one is higher rank slaves, though totally involved in military purposes, right? Those who are soldier, they are called higher rank slaves, and Kutubuddin Aibak is one of the higher rank slave of मोहम्मद घोरी। तो क्या किया इसने, मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए वाइसरॉय, एज ए गवर्नर अपॉइंट करके गया था, ठीक है। तो ये कौन सा, देखो स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो सब कैटेगराइज्ड एज कुतुबी डायनेस्टी, फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी, first Ilbari dynasty and second Ilbari dynasty, ठीक है। So Qutbi dynasty was founded by Kutubuddin Aibak, he was the slave of Muhammad Ghori. Next, first Ilbari dynasty was founded by Iltutmish. Iltutmish was the slave of Kutubuddin Aibak, okay, and second Ilbari dynasty was founded by Balban, Ghiyasuddin Balban, and Balban was the slave of Iltutmish। मतलब एक दूसरे का स्लेव है, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। सो स्लेव डायनेस्टी मतलब बिकॉज दे आर स्लेव्स, स्लेव मींस दे आर स्लेव सोल्जर्स, राइट। अब देखो कुतुबी डायनेस्टी कहां से कहां तक है, 1206 से लेके 1211, मतलब 5 साल के लिए। उसके बाद आया था फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी जो है 11 से लेके 66 तक, और उसके बाद आया 66 से 90 तक, ठीक है। तो ये है टोटल ड्यूरेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और ये जो देख रहे हो आप एक पिंक कलर का जो रीजन है, दिस इज द मैप ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मतलब ऑलमोस्ट द नॉर्दर्न पार्ट एवरीथिंग हैज बीन ऑक्युपाइड बाय दिस रूलर्स, राइट। नाउ इसके बाद जो पहला रूलर है, इंपॉर्टेंट रूलर है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। द फर्स्ट रूलर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, व्हिच इज, नाउ यू कैन सी दिस, ही रूल फॉर ओनली 4 years फ्रॉम 06 से लेके 10 तक, मतलब 4 साल के लिए राज किया था। तो ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, बिकॉज ही वॉज द टर्की स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ही वॉज द स्लेव सोल्जर ऑफ मोहम्मद घोरी, सो ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब देखो जब उसने मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया था, तो बाकी बहुत सारे राजा को इसमें दिक्कत हो गया था, जैसे कि यल्दुज बोल के एक राजा था जो गजनी का राजा है, और नासिरुद्दीन कबचा जो कि मुल्तान का गवर्नर था उस टाइम का, सक्सेसर ऑफ जयचंद, जिस जयचंद को हराया था किसमें, बैटल ऑफ चांदोर में, उसका जो सक्सेसर था कौन था, हरिश्चंद्र। तो मेनी राजपूत आर आल्सो देयर and Indian chiefs are also there, so they all revolted against Kutubuddin Aibak। so Kutubuddin Aibak को सबको हराना पड़ा, तब जाके उसको अपना सिंहासन मिला, ठीक है। तो he revolt against all of these personalities, right, and the next point is he assumed himself as a sultan, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम है दिल्ली सुल्तानेट। टोटल डायनेस्टीज इज कॉल्ड सुल्तानेट, they used to call themselves as a sultan, right। एंड इसका जो फर्स्ट, तो अपने आप को सुल्तान कहलाता था, और इसका पहला जो कैपिटल था लाहौर में हुआ था, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक हैज इट्स कैपिटल इन लाहौर, ठीक है। एंड ही बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, उससे पहले कोई मॉस्क नहीं था इंडिया में, तो फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड उसका नाम क्या था, कुआत उल इस्लाम, जो कहां पे है, दिल्ली में है। जब ये देख रहे हो इस फिगर में, ये वाला जो मॉस्क है, दिस इज कॉल्ड कुआतुल इस्लाम। अब एक ये भी कहावत है कि ये मॉस्क बनाने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ा, वो कहां से लेके आया,
ऐसे 27 ऑलमोस्ट मंदिर को, जैन टेम्पल एंड हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया पहले। वहां का जो पिलर्स वगैरह, वहां का कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लेकर ये वाला मस्जिद बना था, ठीक है। सो ऐसा कहावत है। और एक मॉस्क, ही बिल्ट अनदर मॉस्क जिसका नाम था अराइदीन का झोपड़ा। कहां पर है? अजमेर में है। ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो पिक्चर देख रहे हो, ये है अराइदीन का झोपड़ा व्हिच इज इन अजमेर, ठीक है। तो देखो, देयर आर टू मॉस्क वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। वन इज कुव्वतुल इस्लाम, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया व्हिच इज इन दिल्ली। सेकंड मॉस्क इज अराइदीन का झोपड़ा व्हिच इज इन अजमेर, ठीक है। अच्छा, ही इज ऑल्सो नोन फॉर लाक्स बॉक्स। एक एक पॉइंट को याद रखना है बिकॉज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड लाक बॉक्स। किस लिए इसको लाक बॉक्स बोला जाता था? बिकॉज he used to give many donations, he used to donate many things, so he gave a lot of liberal donations, because of that he used to call luck bucks, ठीक है। अच्छा, अब देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इसी ने शुरू किया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, द टॉलेस्ट स्टोन टावर इन इंडिया, उसका शुरुआत कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन उसका शुरुआत तो किया था लेकिन खत्म नहीं कर पाया था, क्योंकि एक बार उसने चौगन मतलब हॉर्स पोलो खेलते खेलते हॉर्स से गिर के मर गया था। अच्छा, किसने खत्म किया था कुतुब मीनार? इल्तुतमिश ने खत्म किया था, ठीक है, ये याद रखना है। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने खत्म किया था? इल्तुतमिश। अच्छा, किसके मेमोरी में किया था ये? दिस इज द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट। एक सूफी सेंट था, क्या नाम था उसका? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके मेमोरी में कुतुब मीनार बना था, ठीक है। किसने बनाया था? कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, शुरू किया था। ओनली द फर्स्ट स्टोरेज, द फर्स्ट स्टोर अप टू फर्स्ट लेयर ही हैज बिल्ट, राइट। उसके बाद उसका देहांत हो गया था, फिर उसका कंप्लीट कौन किया? इल्तुतमिश किया। इल्तुतमिश कौन है? उसका एक्चुअली सन इन लॉ है और उसका स्लेव सोल्जर भी है, ठीक है। सो अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? उसका बेटा आया जिसका नाम था आराम शाह, ठीक है। सो आराम शाह का सिचुएशन ऐसा था कि ही वॉज ए वेरी इनकेपेबल रूलर, ही रूल्ड ओनली फॉर 8 months, ठीक है। ओनली 8 months के लिए उसने रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक का। लेकिन वहां का जो नोबेल्स था दिल्ली का, उसने क्या किया कि इससे ना हो पाएगा, उसने सोचा कि इससे तो ना हो पाएगा, उसने किसको बुलाया? गवर्नर ऑफ बदायूं। उस टाइम हर एक जगह का गवर्नर होता था, ठीक है। फिर बदायूं का जो गवर्नर, उसको बुलाया गया है, बदायूं का गवर्नर को बुलाया गया है, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बुलाया गया और उसको थ्रोन में बैठाया गया, मतलब सिंहासन को बैठाया गया, ठीक है। किस नाम पे वो बैठा था सिंहासन में? शमसुद्दीन नाम लेकर बैठा था, शमसुद्दीन, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, अब देखो एक चीज, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल कंसोलिडेटेड ऑफ तुर्किश रूल। सो टर्किश रूल का जो रियल कंसोलिडेटर इसको बोला जाता था। ही बिलोंग्स टू इलबरी ट्राइब। इसीलिए एक चीज मैंने बोला था, द फर्स्ट इलबरी डायनेस्टी वाज बिल्ड बाय इल्तुतमिश बिकॉज दे बिलोंग्स टू इलबरी ट्राइब्स, दैट्स व्हाई, ठीक है, इलबरी ट्राइब से बिलोंग करता था। अच्छा, इसने क्या किया? पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कैपिटल कहां पे था? लाहौर में था, वहां से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली इट हैज बीन शिफ्टेड हिज कैपिटल, राइट। अच्छा, अब देखो यल्डोज और कब्जा वहां पे भी था, किसको अगेंस्ट कर रहा था? किसको रिवोल्ट कर रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहां भी इसको भी रिवोल्ट किया था इसने, ठीक है। और एक आली मर्दन बोल के था बंगाल और बिहार का जो गवर्नर, वो भी इसको अपोज कर रहा था, मतलब इसको सिंहासन में बैठने नहीं दे रहा था। तो इसको रिवोल्ट करना पड़ा, इसको जीतना पड़ा, फिर जाके उसको अपना मतलब उसका राज आया, ठीक है। अब देखो यहां पे एक फेमस चीज हो रहा है जिसका नाम है मंगोल। इज ए वेरी डेंजरस, यू नो, द कास्ट मंगोल। एंड उसका जो लीडर था तेमुजिन, जिसका और एक नाम था, क्या था? चेंगिस खान। बहुत डेंजरस रूलर ये था। ही इज नॉट ओनली किल द पीपल बट ऑल्सो लूट द वेल्थ who is opposing or who is opposing him actually, right? So क्या किया दिल्ली लीडर ऑफ मंगोल, इसको कैसे, मतलब इसको हराना बहुत मुश्किल था। तो उसने क्या किया? उसने उस टाइम चेंगिस खान क्या कर रहा था? एक ख्वाजीरम
शाह बोल के एक रूलर था जिसको चेस कर रहा था, ख्वाजीराम शाह, ठीक है। जस्ट देखो ये वाला ख्वाजीराम शाह, ये ख्वाजीराम एम्पायर का था, इसको चेस कर रहा था और उसको बेटे को भी चेस कर रहा था। तो अब ख्वाजीराम शाह किसके पास आया? इल्तुतमिश के पास आया, आकर बोला क्या, मुझे थोड़ा शेल्टर दे दो क्योंकि मेरे को चेंगिस खां मार देगा। अब उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने उसको शेल्टर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये डिप्लोमेटिकली किया। अगर उसको शेल्टर दे देता तो चेंगिस खां का ओपोनेंट इल्तुतमिश भी हो जाता, लेकिन इल्तुतमिश टैक्टफुली सेव्ड द दिल्ली सुल्तानेट फ्रॉम द wrath ऑफ चेंगिस खां। चेंगिस खां वाज वेरी डेंजरस, दैट्स व्हाई उसको हराना मुश्किल था, इसीलिए थोड़ा टैक्टफुली, थोड़ा डिप्लोमेटिकली उस चीज को हैंडल किया। कैसे हैंडल किया? क्योंकि उसने सोचा कि इसको हम शेल्टर नहीं देंगे तो चेंगिस खां खुश हो जाएगा, बिकॉज चेंगिस खां वाज चेजिंग ख्वाजीराम शाह। तो ख्वाजीराम शाह को शेल्टर नहीं दिया, कौन? इल्तुतमिश ने। इसीलिए ही डिप्लोमेटिकली सेव द दिल्ली सुल्तानेट फ्रॉम चेंगिस खां, ठीक है। अब देखो टोटल जो एम्पायर था उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया था और एक एक पार्ट का नाम दिया हुआ था इक्ता, ठीक है। और उसका जो लीडर था, जो एक एक इक्ता का एक एक गवर्नर था, उसका नाम था इक्तादार, जिसको मुक्ति भी कहा जाता था, मुक्ति, MUQTI, मुक्ति, ठीक है। तो इक्तादार को अपॉइंट किया था, उसका सैलरी भी मिलता था, क्योंकि वहां पे जो रेवेन्यू जनरेट होता था उस रेवेन्यू से अपना सैलरी काट के बाकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो फिर मतलब इल्तुतमिश को, मतलब सुल्तान को भेजना पड़ता था। इक्तादार ऑल्सो ट्रांसफरेबल, मतलब एक जगह से दूसरा जगह उसको ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज आया था, तुर्कान ई चाहलगानी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने ऐसे 40 लोग को, मोस्ट पावरफुल लीडर, 40 लीडर्स, जिसको द 40 भी कहा जाता है, उसको अपॉइंटमेंट किया था, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाया था जो कि सुल्तान को हेल्प करेगा इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको इसके लिए हेल्प करेगा। इसीलिए एक चीज बनाया था चाहलगानी, तुर्कान ई चाहलगानी और द 40 नोबेल्स। द नोबेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, you know, they are military leaders, actually powerful military leaders, right? So and they are also called amirs, Turkish amirs. So Turkish amirs और नोबेल्स को अपॉइंट किया था ताकि वो क्या करे, सुल्तान को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे, ठीक है। सो बाद में देखा जाएगा कि ये चाहलगानी का पावर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इवन सुल्तान से भी मोस्ट पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। अच्छा, नाउ अब देखोगे कि अरबिक कॉइनेज सिल्वर टंका, इसका इंट्रोड्यूस कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। इसका ऑलमोस्ट वेट था 175 ग्राम एंड कॉपर जीटल बोल के एक कॉइन का इंट्रोड्यूस किया था उसने, ठीक है। अब देखो, इल्तुतमिश इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। पहला टॉम किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, इसीलिए ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, ठीक है। एंड ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने खत्म किया? इल्तुतमिश ने खत्म किया, ठीक है। और ही पैट्रोनाइज मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज मतलब एक कॉन्टेम्पोररी हिस्टोरियन था उस टाइम का। कॉन्टेम्पोररी का मतलब है उस टाइम का, मतलब इल्तुतमिश के टाइम का एक हिस्टोरियन जिसने वो पैट्रोनाइज किया था, मतलब उसी के कोर्ट में रहता था, इल्तुतमिश के कोर्ट में। और उसने क्या लिखा था? तबक्कत ई नासिरी। एक एक पॉइंट को याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम टेलिंग यू व्हाट एवर आई हैव रिटन हियर, एक एक पॉइंट को याद रखना है, बिकॉज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इल्तुतमिश ने सोचा कि उसका जो बेटा, जितने सारे बेटे थे वो सब नालायक थे, निकम्मा थे, उससे बेटे से कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए वो अपना बेटी को अपना सिंहासन देना चाहते थे, ठीक है। तो ही वॉज द ओनली रूलर। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपेंड एक्चुअली? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ही इज एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश। एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश क्या किया? जो नोबेल्स 40 नोबेल्स बनाया था, उस नोबेल ने क्या किया, उसका पावर इतना ज्यादा हो गया था कि वो डिसाइड करता था कौन अगला सुल्तान कौन बनेगा, वो लोग डिसाइड कर देता था। तो एल्डेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश कौन बैठाया इसको, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बैठाया? जो नोबेल्स था उसने उसको लगा दिया उसमें। और गवर्नमेंट, एक्चुअली ही वाज आल्सो वेरी इनकैपेबल रूलर, ठीक है। गवर्नमेंट वाज नॉट हैंडल्ड बाय हिम, इट वाज हैंडल्ड बाय अ टर्किश मेड हुज नेम इज शाह तुर्कन। अब शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन फिरोज शाह दोनों मिलके मुल्तान गए थे कुछ झमेला निपटाने के लिए।
उसका सुविधा लेके उसका जो बेटी थी, किसका बेटी, इल्तुतमिश का बेटी राजिया सुल्ताना, उसने अपना गद्दी पे बैठ गया, अपने चेयर पे बैठ गया। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शी इज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड। सो सल्तनत पीरियड का फर्स्ट एंड ओनली फीमेल कौन है, राजिया सुल्तान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये बस 3 साल के लिए राज किया था। अच्छा, शी डिस्कार्डेड द फीमेल अपैरल। व्हाट डज इट मीन? She used to wear the male attire actually. She used to hunt. Okay, means मतलब ऐसे मेल टाइप का बिहेवियर करता था, इसीलिए सबको ये चीज बर्दाश्त नहीं होता था उस टाइम में। और एक चीज इसने किया था जिसमें सबने विरोध किया था। कौन है? पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन रहता था? ओनली टर्किश मुस्लिम रहता था। ठीक है, मुस्लिम फ्रॉम टर्की रहता था। इसने पहली बार एक नॉन टर्क मुस्लिम को, ही वॉज एन एबेसिनियन स्लेव जिसका नाम था मालिक जमालुद्दीन याकूत, इसको एक प्रॉपर पोजीशन दे दिया, इंपॉर्टेंट ऑफिस दे दिया। ठीक है, कौन सा ऑफिस? सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल हॉर्सेस, जिसका और एक नाम था आमिर ई आखूर। ये वाला पोजीशन दे दिया था। इसको बहुत सारे नोबेल्स ने विरोध किया। नोबेल स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट हर इन दिस प्रोविंसेस। मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ था। एक नॉन टर्क मुस्लिम जिसको वो अपॉइंट किया था एज ए इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, इन हिज ऑफिस, तो ये सबको बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में चला गया सब। अब देखो, राजिया और याकूत, ये जो याकूत है और राजिया दोनों मिलकर कहां पे गया? गवर्नर ऑफ भाटिंडा, इसका नाम था अल्टूनिया, इसके साथ विरोध में चला गया। एक लड़ाई हुआ वहां पे क्या किया? याकूत को मार दिया अल्टूनिया ने। याकूत मतलब ये जो एबिसिनियन स्लेव, ये वाला मलिक जमालुद्दीन याकूत, इसको मार दिया और राजिया को इंप्रिजन किया। ठीक है, अब जब ये दोनों मिलके वहां पे गया था, उस टाइम पे इन दैट मीन टाइम टर्किश नोबेल ने क्या किया? बैरम शाह बोल के और एक बेटा था इल्तुतमिश को, उसको अपने थ्रोन पे बैठा दिया। बहराम शाह, ये वाला बहराम शाह को बैठा दिया। ठीक है, अब देखो, राजिया तो हार गया था, राजिया अल्टूनिया के साथ हार गया था, उसको कि इंप्रिजन भी कर गए थे। राजिया ने क्या किया? अल्टूनिया को शादी कर लिया। अल्टूनिया एंड राजिया मैरिड अल्टूनिया। फिर उसके शादी के बाद लोग दिल्ली लौटने आए। जब दिल्ली लौट कर आ रहे थे, तब बहराम शाह का जो सोल्जर्स थे उसको मार दिया, दोनों को मार दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मिनहाज उज सिराज जो हिस्टोरियन था, पहले बोला था, he has told that she had all the capabilities, her only fault was she was a woman. Okay, पूरा के पूरा कैपेबिलिटीज एज ए सुल्तान होने का कैपेबिलिटीज जितना चाहिए था सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन she was a woman, no one is ready to accept her, right? This is the fact happened to her. Next, जो 3 रूलर आए थे, सुल्तान आए थे, they were basically कोई काम का नहीं था। बैरम शाह, ठीक है, उसके बाद आया था अलाउद्दीन मासूद शाह। ठीक है, ही वॉज ए पापेट रूलर काइंड ऑफ थिंग। सो अब देखो, यहाँ पे जो ये सब रूलर इतना इनकैपेबल था कि वो जो चहलगनी मतलब द 40 नोबेल्स, उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था। इतना पावर बढ़ रहा था कि वो लोग डिसाइड करता था कौन अगला सुल्तान बनेगा। सो देयर इज ए स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन सुल्तान एंड नोबेल्स। नोबेल्स मतलब 40 मोस्ट पावरफुल लीडर्स और सुल्तान, कौन बड़ा है, ऐसे सुप्रीमेसी में स्ट्रगल हो रहा था। ठीक है, एंड इसका खुद का आर्मी उसको मार दिया, बहराम शाह को। उसके बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो आया, और ही इज ऑल्सो द नेफ्यू ऑफ राजिया सुल्तान। ये तो पूरा पापेट रूलर था। 40 नोबेल्स जो बोलता था ये वही करता था। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट था, वर्थलेस था, तो चला गया। ठीक है, उसके बाद आया नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश, inexperienced and young, very young age he worked as a ruler, right? आप देखो, चहलगनी में 40 नोबेल्स में एक नोबेल था जिसका नाम था उलूग खान, और उसका और एक नाम था गियासुद्दीन बलबन। ही वॉज मोस्ट पावरफुल। तो इसने इसको चला रहा था, मतलब टोटल रियल, एक्चुअली नाम के वास्ते नासिरुद्दीन महमूद था सिंहासन पर, लेकिन रियल पावर किसके हाथ पे था? महमूद इसके हाथ में था, बलबन के हाथ में था।
बलबन कौन है? उलुग खान और बलबन, जिसका नाम है गियासुद्दीन बलबन और उलुग खान। ये कौन था? मेंबर ऑफ चहलगानी। चहलगानी मतलब जो 40 नोबेल्स का जो ग्रुप था उसमें से ही एक मेंबर ये था, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या किया, एक्चुअली ये बलबन ने क्या किया, टैक्टफुली उसके बेटी के साथ नासिरुद्दीन महमूद का शादी करवा दिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, नासिरुद्दीन महमूद को अपने कंट्रोल में ले गया, अपने काबू में ले लिया, ठीक है। तो पूरा के पूरा रियल पावर उसके हाथ में आ गया था, ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया था उस टाइम में दिल्ली सुल्तान में। अब आ रहा है द मेन रूलर, यू कैन से गियासुद्दीन बलबन। अब मेन रूलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने बहुत सारे चीज को चेंज कर दिया, बहुत सारे चीज को, जैसे कि ही इज वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। अब देखो, गियासुद्दीन बलबन एक चहलगानी का मेंबर था, तो चहलगानी का मेंबर होके वो मतलब अपना सिंहासन लेना चाहते थे, तो चहलगानी का जो बाकी मेंबर्स थे इसको हटा दिया था। अगले साल ही उसने एक इकट्ठा किया सोल्जर्स को करके वो वाला थ्रोन ऑक्युपाई कर लिया। अब देखो बलबन ने क्या किया, बलबन ने सुल्तान जो वर्ड है उसको बढ़ावा देना चाहे, ठीक है। तो उसको बढ़ावा देना मतलब वो जो नोबेल्स का कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि सुल्तान से आगे जो नोबेल्स 40 चहलगानी आगे निकल जाएगा, ये इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो इसने क्या किया, सुल्तान को प्रायोरिटी देने का कोशिश किया, इसीलिए कुछ चीजें चालू किया, जैसे कि ये सुल्तान अपने आप को क्या बोलता था, जिल्ली इलाही मतलब गॉड शैडो ऑन अर्थ, मतलब भगवान का साया पृथ्वी पर जो है वो है सुल्तान। और एक था निबायत ई खुदाई मतलब रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, मतलब भगवान को भेजा हुआ एक आदमी है सुल्तान। मतलब सुल्तान इज द अल्टीमेट पावर, एक्सट्रीम पावर, सुप्रीमेसी यू कैन से, राइट, सुप्रीम पावर। सो ही यूज्ड टू एम्पावर द मोनार्की। मोनार्की मतलब मैं राजा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। और चहलगानी का जो पावर उसको धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया, इवन बाद में उसको डिसॉल्व भी कर दिया। ऐसा कोई चहलगानी मेरे अंदर नहीं रहेगा, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं सुल्तान हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा, इस टाइप का सिचुएशन आ गया था। अब देखो सुल्तान को जो पावर बढ़ाने के लिए और दो चीज उसने इंट्रोड्यूस किया था, एक था सिजादा बोल के और एक था पाइबोस बोल के। सिजादा मतलब क्या होता है, पोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क, मोनार्क के सामने झुकना। जब भी उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करोगे उसके सामने झुक कर विश करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड सिजादा। एंड पाइबोस का मतलब क्या है, किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। मोनार्क मतलब राजा जो सुल्तान है उसको पैर में चूमना, ये दोनों चीज शुरू किया था, ठीक है। टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी ओवर द नोबेल्स, मैं नोबेल से बहुत बड़ा हूं, मैं आई एम द सुपीरियर पावर, ये प्रूव करने के लिए ये दो चीज इसने शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, और एक चीज उसने किया था, एक पर्सियन फेस्टिवल, पर्सियन न्यू ईयर जो जिसका नाम था नवरोज, इसने शुरू किया था, ठीक है। और एक ही वॉज डीपली रेसिस्ट, एक्सक्लूडेड द नॉन टॉक्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डज इट मीन, ये इतना रेसिस्ट था कि इंडियन मुस्लिम को भी हटाया एडमिनिस्ट्रेशन से। सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा ऑफिस में रहेगा तो वो टर्किश मुस्लिम ही रहेगा, कोई दूसरा मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई नहीं रहेगा। ही वॉज एक्सट्रीमली रेसिस्ट, इवन द मुस्लिम फ्रॉम इंडिया इज ऑल्सो नॉट अलाउड इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस टाइप का रेसिस्ट था वो, ओके। ही वॉज ए रूथलेस रूलर। रूथलेस मतलब जब इस आया थे थ्रोन में, सिंहासन पर आए थे, तो इसको भी बहुत सारे मतलब स्ट्रगल झेलना पड़ा, ठीक है। उस टाइम में सिचुएशन इतना खराब हो गया था कि रॉबरी, थेफ्ट, ये सब बहुत आगे बढ़ गया था। तो उसको अपने हाथों में कंट्रोल में ले, या इतना पनिशमेंट देता था, बहुत बड़ा बड़ा पनिशमेंट देता था, ठीक है। तो इसीलिए वो कंट्रोल इससे किया कि सुल्तान सबसे बड़ा है। अब देखो, ही सेपरेटेड फिनेंस डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान ई उनजरत फ्रॉम मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम है दीवान ई आर्स, ठीक है। ये दोनों को सेपरेट कर दिया। उसके बाद एक स्पाई सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया। स्पाई सिस्टम मतलब सुल्तान के खिलाफ कोई तो नहीं जा रहा है, अगर कोई जा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए हर एक पोस्ट पर, हर एक मतलब डिपार्टमेंट पर एक एक स्पाई और दो मतलब स्पाई सिस्टम का इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी,
टू डील द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। जो भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहा था उस टाइम में, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखो इसके बाद बलबन का देहांत हो जाता है। बलबन का जो ग्रैंडसन, ठीक है, वो अब आ जाता है, उसका नाम क्या था, काइकुबाद। ठीक है, सो अब देखो बलबन का जो ग्रैंडसन काइकुबाद वो थ्रोन पर आया विद द हेल्प ऑफ नोबेल्स। नोबेल मतलब फिर वो चाहलगानी, मतलब एक्सट्रीम पावरफुल लीडर्स, मिलिटरी लीडर्स, राइट। एंड काइकुबाद को हराकर रिप्लेस कर दिया कौन, उसका बेटा काइमूर्स ने, विद इन द 3 months। लेकिन एक चीज हुआ उसमें, इन 1290 फिरोज कौन था, एक गवर्नर था, मिनिस्टर ऑफ वॉर था एक जगह का, जिसका आरडीजी मुमालिक बोला जाता है, गवर्नर और द मिनिस्टर ऑफ वॉर, वॉर का मिनिस्टर। इसने क्या किया, एक टाइटल लेके जिसका नाम था, ये टाइटल क्या था, जलालुद्दीन खिलजी नाम लेकर किसको मारा था, काइमूर को मार दिया। काइमूर को मारा और अपना सिंहासन अपने कब्जे में ले लिया। अब देखो स्लेव डायनेस्टी कहां आ रहा है, खलजी में आ रहा है, बिकॉज ही वॉज द स्टार्टर ऑफ खलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खलजी, जिसका क्या नाम था, फिरोज। तो जलालुद्दीन खलजी नाम लेके वो अपना सिंहासन में आ गया, अपने चेयर पर आ गया। तो इस चीज को बहुत सारे हिस्टोरियन ने क्या बोलता है, डायनास्टिक रिवॉल्यूशन, मतलब एक डायनेस्टी से दूसरा डायनेस्टी में ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डायनास्टिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब स्लेव डायनेस्टी से खलजी डायनेस्टी में एंटर कर रहा है। कैसे हो रहा है, किस कौन से साल में हो रहा है, 1290 में हो रहा है। फिरोज बोल के एक मिनिस्टर ऑफ वॉर। अच्छा, फिरोज ये भी एक स्लेव था, लेकिन किसका स्लेव था, ये स्लेव डायनेस्टी का किसी का भी स्लेव था एक्चुअली, मतलब स्लेव सोल्जर्स था। उसने फिर एक नया डायनेस्टी का शुरुआत किया, जिसका नाम था खलजी डायनेस्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी मतलब यहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कुतुब मोहम्मद घोड़ी के बारे में जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनको जानना पड़ेगा अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, देन बलबन, एंड वन मोर थिंग, राजिया सुल्तान। ये 4-5 आदमी के बारे में जानना पड़ेगा, फिर द टोटल स्लेव डायनेस्टी हैज एंडेड, right? So this is how the slave dynasty ruled in India. Thank you. That's all for today.